हेलो एवरीवन, आई एम दिलखुश सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट स्कॉलर्स। तो आज हम फिगर ऑफ स्पीच शुरू करने वाले हैं, जिसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में एक आभूषण की तरह वर्क करता है, जो कि सेंटेंस को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने में इसकी अहम भूमिका होती है, बहुत ज्यादा मदद करता है। तो फिगर ऑफ स्पीच के ही टाइप आज पढ़ेंगे, पूरा सभी को समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला टाइप लिखे हैं सिमिली। क्या लिखे हैं? सिमिली। अच्छा, सिमिली क्या होता है? तो देखिए, इसमें कंपैरिजन, सिमिली और मेटाफर दोनों सेम है। सबसे पहले सिमिली समझेंगे कि सिमिली में क्या होता है कि कंपैरिजन होता है, कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। मतलब इसमें ना सिमिली में दो चीजों के बीच कंपैरिजन होता है। किसके मदद से? तो लाइक और एज के मदद से। लाइक और एज की मदद से जब दो चीजों के बीच कंपैरिजन करते हैं तो उसी को बोलेंगे सिमिली। क्या बोलेंगे? सिमिली। जैसे देखिए लिखा हुआ है, राखी इज एज ब्लाइंड एज बैट। मतलब राखी जो है ना, वह चमगादड़ की तरह ब्लाइंड है, अंधी है। अब बताइए, राखी तो चमगादड़ है नहीं, लेकिन कह रहा है चमगादड़ की तरह। मतलब उससे, चमगादड़ से इसको यानी बैट से कंपेयर किया जा रहा है। किसको? राखी को, कि उसकी तरह अंधी है, यानी राखी अंधी है। कहने का मतलब ये है, हर फ्रेंड इज ब्यूटीफुल लाइक अ रोज। मतलब उसकी जो दोस्त है ना, वह गुलाब की तरह ब्यूटीफुल है। तो बताइए, अब उसकी दोस्त गुलाब तो है नहीं, लेकिन गुलाब से कंपेयर किया जा रहा है। गुलाब अलग चीज है और उसकी फ्रेंड अलग चीज है, लेकिन देखिएगा कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। किससे? तो गुलाब से। किसकी? उसकी दोस्त की। यानी उस गुलाब का जो सुंदरता है, आप जानते हैं कि गुलाब की क्या सुंदरता होती है, तो उसके जिस प्रकार से गुलाब की सुंदरता है, उसी की तरह इसकी दोस्त भी क्या है? सुंदर है। यानी सुंदरता को यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सिमिली। क्या बोलेंगे? यहाँ कौन सा स्पीच का यूज किया गया है? तो सिमिली का यूज किया गया है। जैसे देखते हैं ना, आप गाना सुनते हैं, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल, ये सुनते ही होंगे आप। तो ये रंग चांदी के जैसा हो सकता है क्या? है ना? या फिर सोना का बाल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या है? ये सब सिर्फ कंपैरिजन किया जा रहा है कि सोने के जैसा, यानी सोना नहीं, सोने के जैसा बाल है, यानी बहुत अच्छा है ना। सोना कितना कॉस्टली होता है। या फिर चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है, सी वॉज एज बिजी एज बी। अब बताइए, कह रहा है कि सी वॉज एज बिजी। एज देखिए, सबसे पहले एज का यूज किया गया है, सी वॉज एज बिजी एज बी, यानी वह मधुमक्खी की तरह ये क्या है? बिजी थी। सी वॉज है तो बिजी थी। अब तो मधुमक्खी देखते होंगे कि हर हमेशा बी एकदम बिजी ही रहता है। तो जितना बी ये बिजी रहती है, उसी प्रकार से यहाँ कंपेरिजन क्या रहा है कि वो भी कितने बिजी थी। तो जितनी मधुमक्खी बिजी रहती है, उतना ही वह बिजी थी। तो यहाँ भी कौन सा स्पीच का यूज किया गया है? सिमिली। रमन इज एज टॉल एज जिराफ। रमन तो जिराफ है नहीं, लेकिन बोलते, आज देखिए आप जानते हैं कि यह जिराफ की तरह लंबा है। यानी क्या हुआ कि जिराफ देखते हैं कितना लंबा होता है, इसी प्रकार से रमन को कंपैरिजन किया रहा है, यानी रमन बहुत ही ज्यादा लंबा होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि रमन जो है ना, जिराफ की तरह लंबा है। तो यहाँ क्या है? एज से कंपेयर किया जा रहा है। किसको? रमन को जिराफ से। तो यहां बात क्या हुई? बात यह हुई कि कंपैरिजन किया जाएगा सिमिली में दो चीजों के बीच, लेकिन किसकी मदद लिया जाएगा? लाइक और एज। लेकिन वहीं अगर मेटाफर की बात करें तो यहां भी कंपैरिजन की बात होगी, लेकिन यहां देखिए लिखा हुआ है ना, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। मतलब इसमें लाइक और एज का यूज नहीं किया जाता है। किसमें? मेटाफर में। आपको याद ही रखना है, बड़ा आसान है, एकदम याद रखना है कि सिमिली होगा तो सिमिली होगा तो कंपैरिजन तो किया जाएगा, लेकिन लाइक और एज की मदद से, यानी विद द हेल्प ऑफ लाइक और एज। वहीं अगर कंपैरिजन किया जाएगा लेकिन लाइक और एज नहीं रहेगा, डायरेक्ट कंपैरिजन रहेगा, तो समझ जाइएगा कि मेटाफर है। क्या है? मेटाफर। अब देखिए एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, एग्जांपल है, माई फ्रेंड इज अ शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। यानी मेरा जो दोस्त है वह ये साइंस के जगत में एक चमकता हुआ उभरता हुआ सितारा है। आप बताइए, चमकता हुआ उभरता हुआ जो सितारा बोल रहे हैं, अब इसका दोस्त, किसी का दोस्त सितारा हो सकता है क्या? स्टार हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन यहां बताया जा रहा है कि जो चमकता हुआ सितारा किस प्रकार से होता है। जैसे चमकता हुआ सितारा होता है, सितारा ये जैसे स्टार हुआ, स्टार में हुआ है ना तारे, जिस प्रकार से तारे चमकते रहते हैं, इसी प्रकार से इसका दोस्त भी है। यानी इसका दोस्त जो है ना, साइंस में बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा इसको जानकारी है साइंस में। तो इसलिए लिखा हुआ है, माय फ्रेंड इज अ शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है। देखिए शाइनिंग स्टार से कंपैरिजन किया जा रहा है ना, लेकिन यहाँ लाइक और एज का यूज नहीं किया गया है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मेटाफर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटाफर।
फिर देखिए लिखा हुआ हिज वर्ड्स वर अराउज दैट स्टक अ कॉर्ड इन माय हार्ट। अब जैसे देखते होंगे आप कि बोलते हैं कि इसका तो बोली लगता है जहर जैसन है। आप बताइए इसका बोली जहर जैसन है ये बोलते हैं। आप ही बताइए किसी का ये जो बोली है यानी ये जो शब्द है ये जो बोलते हैं वह जहर हो सकता है क्या, पॉइजन हो सकता है क्या? लेकिन बोलते हैं इसका बोली तो जहरे है, जहर। एक बोलते हैं इसका बोली जहर जैसा है। अगर बोलेंगे जहर के जैसा है तब वहां हुआ सिमिली। क्या हुआ? सिमिली। लेकिन कहेंगे इसका तो बोली जहर है, जहर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यहाँ मेटाफर का यूज किया गया है। बोली जहर नहीं हो सकता है किसी का, लेकिन जहर से कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो वही क्या हो जाएगा? मेटाफर। इसी प्रकार से बोलते हैं ना इसका तो बोली जब बोलता है ना तो मेरा लगता है तीर चलाता है यानी बाण मारता है। देखिए वही बात लिखा हुआ है कि हिज वर्ड्स वर अराउज। अराउज जानते हैं ना तीर होता है। दैट स्ट्रक अ वर्ड कॉर्ड इन माय हार्ट, जो कि मेरे दिल पे आके चुभ जाता है। मतलब जिस प्रकार से देखते होंगे कि बाण मारते हैं तो क्या होता है? अगर किसी पर दिल पर लगेगा बाण जानते कितना घातक होता है, अराव कितना, तीर कितना घातक होता है। इसी प्रकार से इसका जो शब्द है ना वह भी कैसा है? वह भी तीर जैसा है। अब लेकिन यहां देखे होंगे कि लाइक और एज का यूज नहीं किया गया है, लेकिन कंपैरिजन किया जा रहा है किससे? तो उसका जो शब्द है अराव से, है यानी तीर से। तो समझ में आ गया होगा यहाँ। तो यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए क्या हुआ? मेटाफर हुआ। क्या होगा? मेटाफर। फिर नेक्स्ट है यू आर अ लायन, तुम शेर हो। अब देखिए बोलते अरे क्या हो गया तुमको, तुम शेर हो। शेर यानी मतलब क्या हुआ? मतलब आप बताइए कोई आदमी शेर हो सकता है क्या? शेर अलग चीज हुआ, ये आदमी अलग चीज हुआ। लेकिन कहते हैं तुम शेर हो, तुमको क्या हो गया? मतलब क्या? तुम शेर की तरह हो। अब जैसे बोलेंगे तुम शेर के जैसा हो तो जैसा लग गया यानी लाइक और एज, तब बोलेंगे सिमिली हुआ। तब क्या हुआ? सिमिली। कह देंगे तुम शेर हो, शेर, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ मेटाफर है। शेर हो नहीं सकता है लेकिन शेर से कंपैरिजन किया जा रहा है यानी तुम्हारे पास एबिलिटी है, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है। कहने का मतलब लोग का ये होता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ यू आर अ लायन। तो समझ जाइएगा कोई आदमी लायन नहीं हो सकता है, लेकिन लायन से यहाँ क्या किया जा रहा है? कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर लायन से कंपैरिजन किया जा रहा है इसका मतलब क्या होगा? ये इसका मतलब ये होगा मेटाफर, क्योंकि यहाँ लाइक और एज का यूज नहीं किया गया है। अगर यही बोलते यू आर लाइक अ लायन इसका मतलब वो हुआ कि तुम शेर के जैसा हो, तब हो जाता सिमिली। लेकिन बोले यू आर अ लायन, तुम शेर हो, यानी क्या हो गया? ये हुआ मेटाफर। समझ में आ रहा होगा आई होप। नेक्स्ट है टाइम इज मनी, समय ही धन है। बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि टाइम इज मनी बोलते रहते हैं, लव इज ब्लाइंड बोलते रहते हैं। अब ये टाइम इज मनी, क्या समय पैसा हो सकता है क्या? आप बताइए। समय तो पैसा नहीं है, समय है पैसा क्या? लेकिन पैसा से ज्यादा मूल्यवान यानी पैसा की तरह ही समय होता है। अगर समय को हम स्पेंड करते रहते हैं, खर्च करते हैं बिना कोई काम का, है ना, उसको फालतू में व्यतीत करते हैं, तो वह कहीं ना कहीं पैसा ही समझिए व्यतीत कर रहे हैं, यानी पैसा को ही खर्च कर रहे हैं। इसीलिए बोला जा रहा है समय, ये टाइम इज मनी, यानी ये जो टाइम है ना वह मनी की तरह होता है ना। लेकिन इसमें लाइक और एज का यूज नहीं किया गया है, इसलिए यह क्या है? यह है मेटाफर। क्या है? मेटाफर। तो आई होप सिमिली और मेटाफर के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा। हम एक बार फिर बोल देते हैं, सिमिली बोलेगा तब सिमिली और मेटाफर में क्या सिमिलरिटीज है? तो सिमिलरिटी ये है कि सिमिली और मेटाफर दोनों में कंपैरिजन ही किया जाता है। लेकिन अगर कंपैरिजन लाइक और एज की मदद से किया जाएगा तब बोलेंगे सिमिली। क्या बोलेंगे? सिमिली। लेकिन कंपैरिजन डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाएगा, मतलब कंपैरिजन तो किया जाएगा लेकिन लाइक और एज का मदद नहीं लिया जाएगा। विदाउट यूजिंग लाइक और एज, बिना लाइक और एज का यूज करके अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो वो हुआ मेटाफर। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आप जानते होंगे कि पर्सोनिफिकेशन में मतलब होता है हिंदी में मानवीकरण, यानी नॉन लिविंग थिंग्स को ना जब लिविंग बीइंग्स के रूप में ट्रीट किया जाता है उसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो देखिए लिखा हुआ है व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग्स इज डिस्क्राइब्ड, या फिर लिखेंगे इज ट्रीटेड एज इफ लिविंग बीइंग्स, या फिर एज इफ लिविंग थिंग्स। जब नॉन लिविंग थिंग्स को एक लिविंग थिंग्स के रूप में कंपैरिजन कर दिया और वो ट्रीट किया जाए तब उसको बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। जैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको आप लिविंग बीइंग्स के रूप में डिस्क्राइब कीजिएगा या फिर ट्रीट कीजिएगा तो वही लिविंग में ये वही क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, लिखा हुआ है द स्टार्स वर बेगिंग, द ट्रीज वर बेगिंग, मतलब ट्रीज भीख मांग रहा था फॉर वाटर। वाटर के लिए क्या कर रहा था? भीख मांग। आप बताइए पेड़ भीख मांग सकता है क्या? भीख मांगने का काम कौन करता है? भीख मांगने का काम कुत्ता तो करता नहीं है,
है ना। फिर भी कुत्ता भी तो लिविंग बींग्स ही है। भीख मांगने का काम, आप ये सोचिए, भीख मांगने का काम ये बेंच कुर्सी करेगा क्या? भीख मांगने का काम टेबल करेगा क्या? नहीं, भीख मांगने का काम आदमी का है। किसका है? आदमी का है। तो बताइए, आदमी तो लिविंग बींग्स हुआ, लेकिन यहाँ ट्रीज को देखिए, ट्रीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ट्री को ट्रीट कर रहे हैं लिविंग बींग्स के रूप में, बोलते हैं ना। हम जैसे ही बोले कि पेड़ भीख मांग रहा था पानी के लिए, तो सोचिए, आप सोचिए कि पेड़ कैसे भीख मांग सकता है? पेड़ तो नॉन लिविंग थिंग्स है। भीख मांगने का काम किसका है? लिविंग थिंग्स का। तो आप देख लीजिए कि नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? लिविंग थिंग्स के रूप में। ये है नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन ट्रीट कर रहे हैं लिविंग थिंग्स के रूप में, क्योंकि भीख मांगने का काम किसका है? लिविंग थिंग्स का। लेकिन यहाँ क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? पर्सोनिफिकेशन का, है ना। तो अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? द ट्रीज वर बेगिंग फॉर वाटर, यानी पानी को, ये पेड़ को बहुत ही ज्यादा पानी की आवश्यकता थी, यानी पानी की आवश्यकता थी, इसलिए बेगिंग कहना हुआ। तो इतना आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही देखे कि द ट्रीज वर बेगिंग, तो बेगिंग जैसे ही देखे ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रीज तो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अगर यह नॉन लिविंग थिंग्स है तो बेगिंग करने का काम ट्रीज नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब निश्चित रूप से नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के रूप में क्या किया जा रहा है? ट्रीट किया जा रहा है। इसलिए वो उसको बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। आई होप ये समझ में आया होगा। फिर लिखा हुआ द स्टार्स वर प्लेइंग, मतलब स्टार जो तारे जो है ना, वह खेल रहे थे हाइड एंड सीक विद क्लाउड्स। क्लाउड्स के में क्या कर रहा था? हाइड और सीक गेम खेल रहा था। हाइड सीक जानते हैं ना, छुपा छुपी जो खेल होता है, आप बचपन में खेले होंगे। अच्छा, ये बताइए कि खेलने का काम कौन करता है? आदमी या फिर स्टार? अच्छा बताइए, नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी छुपा छुपी का काम करता है क्या? खेलने का काम करता है क्या? कोई भी गेम खेलता है क्या? नहीं। तो ये बताइए, यहाँ स्टार्स है, और स्टार जानते हैं आप लिविंग थिंग्स नहीं है। लिविंग बींग्स है क्या? नहीं। कहिएगा स्टार नॉन लिविंग बींग्स है। अगर स्टार नॉन लिविंग बींग्स है तो आप ही बताइए, यह खेलने का काम कर सकता है क्या? कहिएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या? स्टार नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन किसका काम कर रहा है? एज अ लिविंग बींग यहाँ ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि खेलने का काम लिविंग बींग्स का है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। यानी यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के रूप में क्या किया जा रहा है? ट्रीट किया जा रहा है। इसलिए यहाँ क्या होगा? इसको बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। आगे देखिए, लिखा हुआ है माय कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, मेरा कंप्यूटर जो है ना बहुत तेज वर्क करता है। अब तो कंप्यूटर वर्क कर सकता है क्या? कंप्यूटर वर्क करता है क्या? जब हम बोलते हैं ना, अरे हमारा मोबाइल तो बहुत ज्यादा फास्ट चलता है, मोबाइल एकदम स्मूथ चलता है मेरा। अब बताइए, मोबाइल चलता है, मोबाइल चलता है तो चल कहाँ चल जाएगा पता ही नहीं चल रहा है। मोबाइल कभी चल सकता है क्या? मेरा फोन कभी चल सकता है क्या? लेकिन हम क्या बोलते हैं? मेरा तो फोन बहुत अच्छा चलता है, मेरा फोन तेजी से चलता है। अब बताइए, संभव है क्या? ऐसा संभव है? नहीं। तो यहाँ हम कहीं ना कहीं पर्सोनिफाई कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? पर्सोनिफाई, यानी पर्सोनिफिकेशन का यूज करते हैं। यानी कंप्यूटर का नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो कभी भी यह काम नहीं कर सकता। अब बताइए, कभी भी देखते हैं कुर्सी अपने आप बर्तन मांजने जाता है? ऐसा है क्या? कभी भी बेंच के देखे हैं कि अपना मतलब बैठ के गेम खेलने लगा है? फ्री फायर ऐसा कुछ समथिंग कुछ नहीं खेलता है। तो आप याद रखिएगा कि नॉन लिविंग थिंग्स है, यह काम करने का काम नहीं करता है, इसलिए। लेकिन यहाँ क्या लिखे हैं? वर्क्स, यानी अगर वर्क्स लिखे हैं तो समझ जाइएगा कि नॉन लिविंग थिंग्स को किससे कंपेयर किए, किससे ट्रीट कर रहे हैं? किस रूप में? लिविंग थिंग्स के रूप में ट्रीट करते हैं। अभी बार बार कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना कि सर नॉन लिविंग थिंग्स को फिर लिविंग थिंग्स कैसे ट्रीट करते हैं? तो आप इतना समझ लीजिए कि वर्क करने का काम कौन करता है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं करता है। इसका मतलब क्या? यहाँ जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, उसको ट्रीट किया जा रहा है किसके रूप में? लिविंग थिंग्स के रूप में। किसके रूप में? लिविंग थिंग्स के रूप में। तो इसको क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। फिर आगे है द डिलीशियस स्मेल ऑफ कुकीज पुल्ड मी टू द किचन, मतलब ये जो कुकीज का जो डिलीशियस स्वादिष्ट, ये जो स्वादिष्ट स्मेल है ना, मनमोहक स्मेल, वह हमको क्या कर लिया? किचन की तरफ खींच लिया। बताइए, स्मेल जो है कभी भी किसी आदमी खींच के लेके जाएगा किचन की तरफ? नहीं ना, ऐसा संभव है क्या? स्मेल नॉन लिविंग थिंग्स है ना, और नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी लोग को खींच के चल जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो डिलीशियस स्मेल ऑफ कुकीज, ये जो स्मेल है नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको ट्रीट किया जा रहा है किसके रूप में? लिविंग बींग्स के रूप में, क्योंकि पुल करने का काम लिविंग बींग्स कर सकता है, लिविंग थिंग्स कर सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकता है। किसी आदमी को खींच सकता है नॉन लिविंग थिंग्स का? नहीं। यानी लिविंग थिंग्स ही क्या कर सकता है? खींच सकता है। यानी क्या हुआ? यानी ये नॉन लिविंग थिंग्स को क्या किया जा रहा है? ट्रीट किया जा रहा है एज अ लिविंग थिंग्स। तो उसको क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। फिर है चौथा,
एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में लिखे हैं अ सीरीज ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विथ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब शब्दों का ऐसा सीरीज, याद रखिएगा एजोनेंस और कंसोनेंस भी पढ़ाएंगे। एलिट्रेशन में क्या है कि शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बिगिन होगा, यानी याद रखेगा ये याद रखना पड़ेगा आपको, दैट बिगिंस जो शुरुआत होता है किससे, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से, मतलब जब सेंटेंस रहेगा, शब्दों का ग्रुप रहेगा और देखिएगा कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो समझ जाइए कि एलिट्रेशन का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, एलिट्रेशन का। जैसे देखिए लिखा हुआ है ब्लैक बर्ड्स फ्लू बैक टू देयर ब्लैक ब्रांचेस, इसमें देख रहे होंगे कि यहां देखिए बी यहां भी आया है, फिर देखिए बी यहां भी आया है, फिर देखिए बी यहां भी आया है, बी यहां भी आया है, बी यहां भी आया है। अब देखिए इस शब्दों का ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ब्लैक बर्ड्स फ्लू बैक टू देयर ब्लैक ब्रांचेस, या क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में देखेंगे कि बी कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, यह शुरुआत ही हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड से। देखिए ये भी ब्लैक जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुआ, बर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुआ, बैक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुआ, ब्लैक फिर कॉन्सोनेंट साउंड से, ब्रांच कॉन्सोनेंट साउंड से। यानी क्या हुआ कि शब्दों का ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन, जो शुरू होता है किससे, ये सेम कॉन्सोनेंट साउंड से, यानी सेम कॉन्सोनेंट साउंड से देखिए शुरू हुआ है ना, यानी क्या होगा, एलिट्रेशन का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, एलिट्रेशन का। आप याद रखते जाइएगा, क्या है कि एग्जाम में पूछेगा इस बार। फिर देखिए पीटर पीपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर, ये तो आप जानते हैं, ये तो बहुत बड़ा पॉपुलर है। तो पीटर पीपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर, इसमें देखिए पिक्ड पेटर आया पी से, पीपर आया पी से, पिक्ड आया पी से स्टार्ट हुआ, फिर पैक हुआ पी से स्टार्ट, पिकल्ड हुआ पी से स्टार्ट, अब पेपर्स हुआ पी से स्टार्ट। मतलब यहां भी शब्दों का ग्रुप है, लेकिन और ये भी गौर कीजिएगा ध्यान से कि यहां बीच में नहीं आया पी, या फिर कहीं इधर उधर नहीं आया, सब शुरुआत में ही आया। देखिए ये भी शुरुआत में, ये भी आगे भी है ना। यानी आपको याद रखना है कि शब्दों का ग्रुप रहेगा, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि वह सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा, अलग अलग नहीं, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से, और वह भी स्टार्टिंग में होगा, तब उसको बोलेंगे एलिट्रेशन। क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। जैसे आप याद रखिए, जैसे आपको जानते हैं ना, आप जानते होंगे कि खरक सिंह के खरकने से खरकती है खिड़कियां, खिड़कियों के खरकने से खरकता है खरक सिंह। अब बताइए, खरक सिंह के खरकने से, है ना, खरकती है खिड़कियां, तो देखिए खोया ना, खरक सिंह के खरकने से, खरकने में फिर खोया, है ना, खिड़की खरकती है खिड़कियां, खरकती में भी खोया, खिड़कियां में भी खोया, है ना। और ये ख्वा सब क्या है, ये सब ख्वा है कॉन्सोनेंट साउंड, इसीलिए बोला जाता है खरक सिंह के खरकने से खरकती है खिड़कियां, अब खिड़कियों के खरकने से खरकता है खरक सिंह। इसमें किसका यूज किया गया है, एलिट्रेशन का यूज किया गया है। या फिर ऐसा एक सेंटेंस और बोल सकते हैं, बोलेंगे छप्पू के छप्पर पर 6 दिन से 6 छछुंदर छुछुआता आ रहा है। अब देखिए यहां लिखे हैं छप्पू के छप्पर पर 6 दिन से 6 छछुंदर छुछुआता आ रहा है। अब देखिए इसमें भी, यहाँ भी ये जो लाइन बोले हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं कि 6 से स्टार्ट हुआ है। ये देखिए 6 से स्टार्ट हुआ, फिर देखिए 6 से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, मतलब वहां 6, मतलब यहाँ देखिएगा 6 बार बार रिपीट हो रहा है, और ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो देखिए, तो यहाँ क्या कौन सा कहेंगे, कौन सा ये स्पीच का यूज किया गया है, एलिट्रेशन का। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन शुरुआत हुआ है सेम कॉन्सोनेंट साउंड से, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुआ है, रिपीटेशन हुआ, बार बार रिपीट हुआ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, यानी इसको बोलेंगे एलिट्रेशन। यानी ये भी आपको कोई बोलेगा तो आपको कि छप्पू के छप्पर पर 6 दिन से 6 छछुंदर छुछुआता आ रहा है, उसमें कौन सा स्पीच का यूज किया गया, तो बोलेगा एलिट्रेशन। या फिर ऐसा भी बोलेगा खरक सिंह के खरकने से खरकती है खिड़कियां, खिड़कियों के खरकने से खरकता है खरक सिंह, उसमें भी कौन सा यूज किया गया है स्पीच का, एलिट्रेशन का। तो आई होप यह चारों समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट समझेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म लिखे हैं इट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनप्लीजेंट थिंग इन अ प्लीजेंट मैनर। मतलब यह एक सब्स्टिट्यूशन है किसका, अनप्लीजेंट थिंग को प्लीजेंट मैनर में बोलने का। मतलब बहुत चीज होता है जो कि हार्श होता है, वर्ड बहुत ज्यादा, कुछ वर्ड होते हैं जो कि अनप्लीजेंट होते हैं, हार्श होते हैं, लेकिन उसको प्लीजेंट मैनर में कैसे बोला जाए वही देखते हैं। सबसे पहले यूफेमिज्म, ये सब यूफेमिज्म है और किसके जगह पर बोला जा सकता है, ये सब अनप्लीजेंट थिंग है, ये सब क्या है, अनप्लीजेंट वर्ड। अनप्लीजेंट वर्ड जिसको बोलते हैं हार्श वर्ड, मतलब वर्ड तो ये सही है लेकिन थोड़ा सा हार्श है जो कि अच्छा लोग को नहीं लगता है, लेकिन इसी वर्ड का सेम मीनिंग ये है, लेकिन इस वर्ड की जगह पर अगर ये सब वर्ड का यूज किया जाए तो थोड़ा सा प्लीजेंट वे हो जाएगा, यानी सुखद वे कह सकते हैं, मतलब सुनने लायक वे हो जाएगा। ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, यानी कठोर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है वर्ड। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये यूफेमिज्म का यूज किया गया, यानी अनप्लीजेंट, ये अनप्लीजेंट को प्लीजेंट के रूप में ऐसा बोला जा सकता है। ये सब वर्ड की मदद से, है ना, कोई भी अनप्लीजेंट वर्ड, जैसे सपोज दैट ये अनप्लीजेंट वर्ड है, इसके जगह पर हम ये बोलेंगे तो थोड़ा सा सुनने में लोग को क्या होगा, अच्छा लगेगा, लेकिन वही ये सब वर्ड का यूज करे तो अच्छा लोग को नहीं लगेगा, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। थोड़ा सा समझते हैं। सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या है, यानी अनप्लीजेंट वर्ड ये है जिससे अनएम्प्लॉयड, कोई आदमी जो है ना वह बेरोजगार रहता है तो उसको बोलते हैं यह आदमी अनएम्प्लॉय है ना। ये जो अनएम्प्लॉयड बोलते हैं ना उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचता है, वह उसको बुरा लगता है, लेकिन उसी को अगर बोल दे बिटवीन जॉब, है ना, अगर बोल देंगे कि ही इज इन बिटवीन जॉब्स, वह अभी, है ना, बिटवीन जॉब मतलब क्या हुआ, अभी बेरोजगार, इसका मतलब भी हुआ बेरोजगार होना, इसका मतलब भी हुआ बेरोजगार। लेकिन अनएम्प्लॉयड जो बोलते हैं डायरेक्ट हार्श वर्ड हो गया। अब ये जो बिटवीन वर्ड्स है मतलब इसका मतलब है कि वह इसको जॉब अभी नहीं है, लेकिन फिर भी यह क्या होगा, यह सुनने में अच्छा लगता है ना। तो ये अनएम्प्लॉयड की जगह पर अब क्या बोलना चाहिए, बिटवीन जॉब्स। तो बिटवीन जॉब क्या हुआ, यूफेमिज्म हुआ। इसी प्रकार जिसे लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है ये करेक्शनल फैसिलिटी। सबसे पहले देखिए कि प्रिजन जानते हैं ना, जेल, जिस जेल जहां जाते हैं तो जेल को बोलते हैं प्रिजन। आप बोलेंगे कि इसको ये जेल में है, तो जेल में है यानी प्रिजन में है तो बड़ा उसको बुरा लगेगा, लेकिन उसी को बोलेंगे कि यह अभी कहां है, करेक्शनल फैसिलिटी, यानी ऐसा जगह जहां लोग को सही किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, अच्छे जगह पर लाया जा सकता है ना, अच्छे रास्ते में लाया जा सकता है, उसी को बोलते हैं करेक्शनल फैसिलिटी। यानी करेक्शनल फैसिलिटी हुआ, इसका मतलब होता है प्रिजन का मतलब ये होता है, लेकिन प्रिजन बोलना गलत है, गलत तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हार्श वर्ड है, इसके जगह पर अगर ये यूज करे ये यूफेमिज्म यूज हुआ, है ना। इसी प्रकार जैसे बोलते हैं कि उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया मतलब उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसको बोलते हैं अरेस्ट करना, लेकिन यही इसको बोलेंगे टेकन इनटू कस्टडी, यानी कस्टडी में ले लिया गया। तो यहाँ यह इस वर्ड की जगह पर ये वर्ड अच्छा लगने लगेगा, तो यानी क्या हुआ, यह हुआ अनप्लीजेंट वर्ड, ये हो गया प्लीजेंट, फिर ये अनप्लीजेंट तो ये क्या हो गया प्लीजेंट। अब लिखा हुआ है पुअर कंट्री। हम अगर बोलेंगे कि हमारा देश, हम जो है ना, हम पुअर कंट्री में रहते हैं, हम गरीब देश में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, नहीं लगेगा बुरा, यानी कहेंगे हमारा कंट्री पुअर है, कितना बुरा लगता है। लेकिन अगर कहेंगे, और हम बोलते भी है हम लोग क्या, कि हम जो है ना डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, यानी हमारा जो कंट्री है ना वह डेवलपिंग है। अब डेवलपिंग सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि एकदम विकासशील है, लेकिन अगर वही पुअर अगर बोल दे तो कितना बुरा लगेगा कि पुअर कंट्री है, यानी गरीब कंट्री है। देखिए ये हार्श वर्ड हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वही बोलेंगे डेवलपिंग कंट्री, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, भाव सेम ही है, लेकिन वही इसके जगह पर अगर ये बोलते हैं तो ये अच्छा लगता है, और ये क्या है, गलत, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा हार्श लगता है। तो ये हुआ अनप्लीजेंट, ये हुआ क्या, प्लीजेंट, तो ये हुआ यूफेमिज्म। क्या हुआ, यूफेमिज्म। ऐसे भी जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच, हम पहले ही बोल दिए कि यह एक आभूषण है। ये जो है ना किस प्रकार ये सेंटेंस को मतलब सजाने का काम करता है, यानी सेंटेंस को अरेंजमेंट करने का काम करता है, थोड़ा सा सुंदर बनाने का करता है, सेंटेंस में दम लाने का काम करता है कौन, फिगर ऑफ स्पीच। तो यह देखिए ये हार्श वर्ड है, हार्श वर्ड को कितना अच्छा हम बोल सकते हैं, कितना सही बोल सके, कि ऐसा कौन सा वर्ड का यूज करें जिससे कि वह जो आदमी कोई सुने तो उसको अच्छा लगे। अब हम बोलेंगे गरीब देश, बड़ा फालतू लगता है, लेकिन वही बोलेंगे डेवलपिंग कंट्री, लगता है थोड़ा सुनने में कि अच्छा है, यानी विकासशील देश है। वही देखिए पुअर, अगर कहेंगे तुम गरीब हो, बड़ा बुरा लगता है, लेकिन बोलेंगे अंडर प्रिविलेज्ड, तो ये हुआ, ये इसका मतलब भी हुआ गरीब हो, लेकिन अंडर प्रिविलेज थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है, प्लीजेंट लगता है। इसी प्रकार से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अनप्लीजेंट हुआ, प्लीजेंट क्या हुआ, इशू, क्या बोलेंगे, इशू, एक इशू है। अगर कहेंगे एक प्रॉब्लम है, बड़ा लगता है कि एक प्रॉब्लम बड़ा, कौन बड़ा समस्या, पहाड़ टूट गया है, लेकिन बोलेंगे एक इशू है, तो वही इशू मतलब होता है प्रॉब्लम, लेकिन यह प्लीजेंट हो जाएगा, यानी यूफेमिज्म हुआ। इसी प्रकार हम बोलते हैं ना कि वह मर गया, मर गया बोलना गलत है अगर देखा जाए तो, है ना, अगर अच्छे से बोलना है, मर गया, मरना तो समझता है कि सही बात है, मरना मतलब मर गया, ठीक है,
लेकिन मर जाना के जगह पर अगर हम बोलेंगे देहांत हो गया, अच्छा लगता है थोड़ा सा कि देहांत हो गया यानी स्वर्गवास हो गया। तो मरना बोलना गलत है, मरना नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए देहांत हो गया, जिससे कि सुनने में थोड़ा सा सही लगे, या फिर स्वर्गवास हो गया। इसीलिए डाई की जगह पर क्या बोलना चाहिए, पास अवे। क्या बोलना चाहिए, पास अवे। सुनना थोड़ा सा बेहद अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से अगर कोई मान लीजिए कि बहुत ज्यादा एजेड पर्सन है तो उसको बोलिएगा ना कि ओल्ड पर्सन को बुलाइए, तो वो एकदम गुस्सा जाएंगे, है ना। अगर हो सकता है तो नीचे वाला जूता खोल लेंगे, अपना जूता खोल कर मारना भी स्टार्ट कर देंगे। इसलिए ओल्ड पर्सन नहीं बोलना है, बोलना है सीनियर सिटीजन। और सीनियर सिटीजन बोलिएगा तो बड़ा गर्व से आएंगे, एकदम पूरा एकदम, है ना, छाती को चौड़ा किए हुए कि हमको बोला गया है सीनियर सिटीजन। लेकिन उनको पता नहीं कि वो भी उसको सीनियर सिटीजन मतलब हुआ ओल्ड पर्सन, है ना। तो सीनियर सिटीजन बोलिएगा तो थोड़ा सा अंकल या फिर जो दादा है थोड़ा सा एकदम, ठीक है ना, अच्छा तुमको मान सम्मान भी देंगे। और जहां तुम ओल्ड पर्सन बोलोगे तो गुस्सा के लतियाएंगे भी। इसीलिए क्या बोलना है, सीनियर सिटीजन। आगे देखिए, अगर जैसे हम लोग जैसे पढ़ाते उड़ाते हैं, तो जैसे अगर बच्चा को भी दीजिएगा वेरी बैड, तो बड़ा बच्चा को ठोस पहुंचता है, लगेगा कि जैसे इमोशनली उसको पीटा गया, एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करना, समझते हैं ना, है ना, इमोशनली टॉर्चर करना, ब्लैकमेल नहीं कह सकते हैं, इमोशनली टॉर्चर करना। ये हुआ इमोशनली टॉर्चर, यानी कहेंगे वेरी बैड यानी बहुत बुरा, ये गलत चीज है ना। इसी जगह पर अगर हम बोले, मान लीजिए राइटिंग खराब है, अच्छा लिखता नहीं है, या फिर उसका बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आता है, तो उसको वेरी बैड की जगह पर हम लिख सकते हैं नीड्स इंप्रूवमेंट, यानी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। यही क्या हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा। यह बच्चा को भी लगेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना। बच्चा गड़बड़ भी है तो बच्चा का अच्छा लगेगा, इसलिए यह क्या हुआ, प्लीजेंट वे हो गया। ये सब यूफेमिज्म हुआ। क्या हुआ, यूफेमिज्म। सेंटेंस से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर रहेगा ही इज चैलेंज्ड या फिर डिसेबल्ड, तो अब बताइए डिसेबल्ड, अगर हम बोलेंगे विकलांग, थोड़ा सा गड़बड़, अच्छा नहीं लगता है, तो डिसेबल्ड पहले नहीं लिखेंगे, दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन डिसेबल्ड बोलना गलत है और चैलेंज्ड बोलना थोड़ा सा सही लगता है, थोड़ा सा प्लीजेंट लगता है। फिर इसी प्रकार से सी इज इन द फैमिली वे। अब फैमिली वे बोले तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वही बोलेंगे अगर प्रेग्नेंट, थोड़ा सा ये गड़बड़ है, अच्छा वर्ड नहीं है। इसके जगह पर क्या बोल सकते हैं, फैमिली वे, यानी सी इज इन द फैमिली वे, वह भी फैमिली वे में है, यानी वही मीनिंग तो यही आया है ना। तो ये याद रखना है, ये सब का यूज करना है, ये डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, तो इसको थोड़ा सा सही से बोलना सीखना है, ठीक है ना। और यह सब आप जान गए, ये सब वर्ड का यूज कीजिएगा, क्योंकि ये सब वर्ड थोड़ा सा प्लीजेंट है और ये अनप्लीजेंट है, जिससे आदमी को बुरा लगता है, लग सकता है, इसलिए ये सब यूज कीजिएगा। अगर सपोज दैट अगर सेंटेंस रहेगा ही इज चैलेंज्ड, बोलेगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया, तो समझ जाइएगा कि चैलेंज्ड बोला गया है। यहाँ बोला जा सकता था डिसेबल्ड भी, लेकिन अगर चैलेंज्ड बोला गया है, इसका मतलब यूफेमिज्म का यूज किया गया है। इसी प्रकार से जैसे लिखा हुआ है सी इज इन द फैमिली वे, तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, ये यूफेमिज्म का यूज किया गया है। समझ में आया ना। हाँ, तो ये हो गया। जैसे हम बोलेंगे माय फ्रेंड बॉट ए प्री ओन्ड कार। अब देखिए सेकेंड हैंड कार बोलेंगे, बड़ा गड़बड़ है, सेकेंड लग जाएगा यार सेकेंड हैंड कार खरीदा है, मतलब लगता है अजीब टाइप का। लेकिन बोलेंगे प्री ओन्ड कार, यानी मतलब लगेगा बड़ा अच्छा है, एकदम कार खरीदा है ना, प्री ओन्ड, है ना, थोड़ा सा अच्छा वर्ड हो गया। तो प्री ओन्ड मतलब ही होता है सेकेंड हैंड कार, सेकेंड हैंड, लेकिन फिर भी प्री ओन्ड बोले तो मतलब समझ में आया कि भाई अच्छा है, वो थोड़ा सा हार्श वर्ड नहीं लगा। लेकिन प्री ओन्ड मतलब ये होता है कि पहले कोई दूसरा लिया था, खरीदा था, फिर वो बेचा तो ये खरीदा, तो समझ में आया ना। तो अगर ये भी आएगा कि माय फ्रेंड बाउट प्री ओन्ड कार, तो समझ जाइएगा यूफेमिज्म का यूज किया गया है। तो यूफेमिज्म आई होप समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, बहुत सारा एग्जांपल भी दे दिए समझने के लिए, और डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा लिख दिए, बता दिए। अब चलेंगे नेक्स्ट ऑक्सीमोरन। कहां चलेंगे, ऑक्सीमोरन। उसमें है टू एडजेसेंट वर्ड्स अपोजिट टू ईच अदर, यानी इसमें याद ही रखिएगा टू एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड, टू एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड, और वह साथ रहेगा, एडजेसेंट वर्ड रहेगा। यहाँ ऑक्सीमोरन है, हम पैराडॉक्स भी पढ़ाएंगे, एंटीथेसिस भी पढ़ाएंगे, तो वहां जा कंफ्यूज होइएगा, इसलिए हम पहले बता देते हैं ऑक्सीमोरन समझाने के बाद अब हम पैराडॉक्स और एंटीथेसिस बताएंगे। लेकिन ऑक्सीमोरन में पहले रख लीजिए बढ़िया से कि यहाँ ना, यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड आएगा, उसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड आएगा, लेकिन अंतर क्या होगा, इसमें जो एडजेसेंट वर्ड होगा ना वही अपोजिट होगा, मतलब सटा हुआ एक साथ आएगा दो वर्ड और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट होगा, तो समझ जाइएगा ऑक्सीमोरन है। क्या समझिएगा, ऑक्सीमोरन। जैसे देखिए एक्ट, अच्छा कोई एक्ट करते हैं तो बताइए एक्ट नेचुरली होता है क्या, नहीं, एक्ट मतलब एक्ट है ना, दिखाना, मतलब ये तो अपने मन से वो करते हैं, नेचुरली तो होता नहीं है, तो नेचुरली इसका जस्ट अपोजिट है, यानी मतलब देखिए ये लग रहा है कि विरोधाभास वाला बात, एक्ट फिर नेचुरली, कोई बात है क्या, है ना। इसी प्रकार से देखिए प्रिटी अगली। अब बताइए प्रिटी है तो फिर अगली कैसे है, प्रिटी अगली, यानी देखिए एक प्रिटी दिया हुआ। अब सबसे पहली बात ये देख रहे होंगे आप कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है,
कि प्रीटी अगली, हम कहेंगे यार ये थोड़ा सा ये प्रीटी अगली है। आप बताइए प्रीटी अगली, सुंदर ग्रुप, गड़बड़ लग रहा है ना। तो सबसे पहली बात, अगर सुंदर है तो फिर खराब कैसे, खराब है तो फिर सुंदर कैसे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन आपको समझना है कि दो देखिए एक साथ वर्ड आया है और दोनों एग्जैक्ट अपोजिट है। क्या है? एग्जैक्ट अपोजिट। तो समझ जाइए ऑक्सीमोरन है। क्या है? ऑक्सीमोरन। उसके बाद फिर से है सीरियसली फनी। अब बताइए अगर सीरियसली कोई भी बात अगर सीरियस है तो फिर फनी क्या है ना, अब फिर अगर फनी है तो फिर सीरियस क्या, तो सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। लेकिन समझना क्या है हमको, कॉन्ट्राडिक्शन तो उसमें भी आएगा, तो हमको समझना है कि दो वर्ड एक साथ आया और लेकिन वह दोनों क्या आया? जस्ट अपोजिट। सीरियस और उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? फनी। उसके बाद देखिए क्लीन कोल, क्या लिखा हुआ है? क्लीन कोल। अब बताइए क्लीन कोल मतलब कोल तो काला होता है, और उसके बाद क्लीन तो साफ होता है, मतलब उजला साफ। तो बताइए ऐसा संभव है कि उजला कोयला, ऐसा संभव है? या फिर साफ कोयला, ऐसा ही रिश्ता है? क्योंकि जानते हैं कोयला हो तो नहीं उजला और 100 मोन साबुन खाए। अगर कोयला तो 100 मोन साबुन लगा दीजिए, अच्छा बताइए भैंस के देह में अगर 100 मोन साबुन लगा दीजिए तो गोरा हो जाएगा क्या? ये संभव है? नहीं है। इसी प्रकार से कोयला में भी अगर 100 मन होता है 40 केजी का, एक मन होता है 40 केजी का, 100 मन समझिए कितना किलो होगा। तो अगर 100 मन भी अगर लगा देंगे हम साबुन कोयला में, है ना, साबुन लगाते जाएंगे, खत्म होते जाएगा, लगाते जाएंगे, लेकिन बताइए कोयला साफ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है और यह जस्ट अपोजिट है। क्या है? जस्ट अपोजिट है, इसलिए क्या बोलेंगे? ऑक्सीमोरन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीमोरन। इसी प्रकार से ओल्ड न्यूज। अब बताइए न्यूज मतलब ये जानते हैं कि एकदम ताजा तरो, अब फिर लिखे ओल्ड तो फिर न्यूज कैसे होगा? हम बोलते हैं कुछ न्यूज लाया बढ़िया से, तुरंत, मतलब क्या ताजा न्यूज होता है। लेकिन ओल्ड जब पुराना हो गया तो फिर वो न्यूज नहीं कहलाएगा, और न्यूज है तो फिर ओल्ड के नहीं कहलाएगा। यानी क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है और डायरेक्ट क्या है? अपोजिट है। इसी प्रकार प्लास्टिक और ग्लास फिर है। ग्लास मतलब होता है कांच, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक और कांच मतलब कांच। ये प्लास्टिक या तो प्लास्टिक होगा या तो फिर कांच होगा, तो लिखा हुआ है प्लास्टिक ग्लास। ये सब है क्या है? ऑक्सीमोरन। क्या कि एग्जैक्ट अपोजिट है। ओपन सीक्रेट। बताइए अगर कोई बात सीक्रेट है तो फिर ओपन कैसे हुआ? अगर कोई बात ओपन है तो फिर सीक्रेट कैसे? तो डायरेक्ट क्या है? अपोजिट है। मॉडर्न हिस्ट्री, आप याद रखिए जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ये भी ऑक्सीमोरन है, क्योंकि एग्जैक्ट अपोजिट। मॉडर्न मतलब क्या होता है? आधुनिक मतलब जो अभी चल रहा है। अब हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास। इति मतलब बीती, या हास मतलब कहानी, बीती हुई कहानी। ये बताइए बीती हुई कहानी को बतलाता है। मॉडर्न होता है आधुनिक, यानी अभी जो चल रहा है। तो बताइए अभी जो चल रहा है ये प्रेजेंट हुआ, अब बीती हुई कहानी पास्ट हुआ। तो प्रेजेंट एक अलग, प्रेजेंट और पास्ट नहीं लग रहा कि उल्टा है, प्रेजेंट उल्टा पास्ट। तो समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्ट अपोजिट है ना। तो इसलिए क्या होगा? ऑक्सीमोरन होगा। और आप देख रहे सब एक साथ आया, इसलिए हम सेंटेंस में भी थोड़ा बता दिए हैं। जैसे लिखे हैं प्लीज रन स्लोली। रन अगर दौड़ना है तो फिर धीरे कैसे? ये सोचिए, तो चलना होता था हमको। तो प्लीज रन स्लोली, दोनों देखिए एक साथ आया है। ऐसा है कि रन यहाँ आया, स्लोली यहाँ आया? नहीं आया है, एक साथ आया है और एग्जैक्ट अपोजिट है, इसलिए क्या कहेंगे? ऑक्सीमोरन। I need the original copy of her polytechnic to verify her degree। अब देखिए ओरिजिनल और कॉपी, तो कॉपी मतलब जानते हैं कॉपी होता है, अब कॉपी तो फिर ओरिजिनल कैसे हुआ? कॉपी मतलब जानते हैं कॉपी करवाते हैं हम, तो कॉपी करवाते हैं तो ओरिजिनल फिर कैसे हुआ? ओरिजिनल है तो फिर कॉपी कैसे हुआ? तो ये सबसे पहली बात कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। और दूसरी बात क्या कि एग्जैक्ट अपोजिट है। क्या है? एग्जैक्ट अपोजिट है। आगे देखिए आफ्टर वर्किंग ऑल नाइट, पूरे रात काम करने के बाद आई फेल्ट लाइक लिविंग डेड। अब बताइए जिंदा मरा हुआ है, इसको बात हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है, मतलब डायरेक्ट अपोजिट वर्ड, डायरेक्ट अपोजिट वर्ड और एक साथ आया, इसलिए क्या हुआ? ऑक्सीमोरन। आई होप अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। तो अब चलते हैं हम सातवां फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, जो है रिपीटेशन। क्या है? रिपीटेशन। रिपीटेशन में लिखे हैं इन इट वर्ड्स आर रिपीटेड, मतलब इसमें ना वर्ड को रिपीट किया जाता है। देखिए ना, रिपीटेशन मतलब होता है रिपीट करना, यानी वर्ड को रिपीट किया जाता है मेनी टाइम्स, बहुत सारे बार। जैसे लिखे हैं वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब नहीं जैसे बोलते हैं मन चंगात, ये मन चंगात कठौती मंगा, ये नहीं बोल रहे हैं। जैसे बोलेंगे मन है चंगा दिल है उदास, पानी में खड़ा छो लगा है प्यास। अब सोचिए यही इसका मतलब यही हुआ कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, पानी सब जगह है लेकिन पीने लायक है कौन है? तो नहीं हुआ कि मन है चंगा दिल है उदास, पानी में खड़ा है लगा है प्यास,
पानी में खड़ा हुआ है आदमी, अब प्यास लगल है, तो वही चीज हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन है, ये भी तो समस्या है। लेकिन यहाँ मीनिंग हिंदी मीनिंग से मतलब नहीं है, हम यहाँ इंग्लिश मीनिंग देखेंगे। हिंदी मीनिंग में आपको फिगर ऑफ स्पीच बता रहे थे, इसका सिर्फ हिंदी बता रहे थे हम। देखिए वाटर वाटर, देखिए वाटर 2 बार रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ कि नहीं हुआ है? देखिए सेम वर्ड 2 बार रिपीट हुआ, यानी हुआ रिपीटेशन। जैसे देखते हैं, पढ़ते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो ट्विंकल ट्विंकल देखिए 2 बार रिपीट हुआ है। इसी प्रकार टेडी बियर, फिर देखिए टेडी टेडी भाई बियर बियर, तो ये सब क्या हुआ? रिपीटेशन हुआ। क्या हुआ? रिपीटेशन। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को समझते हैं। अब है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में है इन इट वन थिंग इज अपोजिट टू अनदर इन एन एब्सर्ड मैनर, या प्लस जनरल ट्रूथ। अब देखिए इससे पहले हम एक और चीज पढ़ाए थे, याद कीजिए तो, कॉन्ट्राडिक्शन में ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में बताए थे कि ये ऑक्सीमोरन समझना आसान है, क्योंकि बोले थे कि 2 एडजेसेंट वर्ड आएगा एक साथ आएगा, एडजेसेंट वर्ड मतलब होता है साथ में आना, तो 2 वर्ड आएगा और दोनों वर्ड एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट होगा, है ना। लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या है? वन थिंग इज अपोजिट, एक चीज दूसरी चीज के अपोजिट होगा, है ना। अनदर इन एन एब्सर्ड मैनर, एब्सर्ड मतलब बेतुका मैनर, है ना, एब्सर्ड मैनर में आएगा, और साथ ही साथ कुछ उसमें जनरल ट्रूथ भी होगा, सच्चाई भी होगी। तो वो क्या है सो देखते हैं। वी आर बॉर्न टू डाई। सबसे पहली बात बताइए, यहां आप देख रहे होंगे ये बॉर्न, बॉर्न होता है जन्म लेना, और डाई मतलब होता है मरना। तो ये इससे इसका जस्ट अपोजिट ये है, मतलब अपोजिट आया, यानी एक दूसरे का अपोजिट आया, एक दूसरे के इसके अपोजिट ये दोनों है। बॉर्न का उल्टा डाई, डाई का उल्टा बॉर्न, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए एब्सर्ड मैनर क्या हुआ कि कोई आदमी कह रहा है कि वी आर बॉर्न टू डाई, हम मरने के लिए जन्म लिए, ये तो एब्सर्ड मैनर हो गया। लेकिन सच्चाई क्या है कि जो आदमी का जन्म हुआ वह उसका मरना तय है, ये भी बात सच्चाई है। तो वी आर बॉर्न टू डाई, तो यहाँ देखिए तीनों चीज बात मिल रहा है। सबसे पहली बात, अब कहिए कि ऑक्सीमोरन सर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए यह एडजेसेंट वर्ड साथ एक, देखिए ये जो 2 वर्ड आया, ये दोनों एक साथ आया क्या? नहीं आया, इसलिए ऑक्सीमोरन नहीं होगा। अगर बॉर्न और डाई दोनों एक साथ आता तो ऑक्सीमोरन उसको बोलते हैं, लेकिन उसके बीच में आ गया टू, तो ऑक्सीमोरन नहीं बोलेंगे। लेकिन यहां देखिए इसका ये उल्टा है। दूसरी बात क्या कि एक एब्सर्ड मैनर ये हुआ कि कोई अगर कोई बोलेगा कि अरे हम मरने के लिए जन्म लिए, इसका कोई बात नहीं है, यह तो लॉजिकल नहीं है, ये इलॉजिकल बात हुआ, तो ये हुआ। और दूसरी बात इसमें सच्चाई ये है कि जिसका जन्म हुआ उसका मरना तय है। इसी प्रकार से देखिए लिखा हुआ फेलियर इज द मदर ऑफ सक्सेस। तो फेलियर क्या है? फेलियर मतलब विफल होना, और सक्सेस मतलब क्या हुआ? सफल होना। ये देखिए एक दूसरे का अपोजिट है और दोनों अलग अलग जगह वर्ड है ना। और कह रहा है क्या? ये कह रहा है यहाँ क्या? फेलियर जो है ना, ये सफलता का जननी है, मदर है। तो बात तो थोड़ा बहुत तो सही है, लेकिन ये बात बोलेंगे कि पहले फेल ही करें उसके बाद सफल हो, ऐसा भी बात नहीं है। तो ये देखिए ये हुआ पैराडॉक्स। यू हैव टू बी क्रूएल टू बी काइंड, यानी आपको काइंड होने के लिए सबसे पहले क्रूएल होना पड़ेगा, है ना। अगर दयालु दिखाना है, दयालुता दिखाना है, तो क्रूएल होना भी पड़ेगा। इसी प्रकार क्रूएल का अपोजिट क्या हुआ? काइंड हुआ। इसी प्रकार द मोर वी कम्युनिकेट, हम ज्यादा कहता है कि जितना ज्यादा हम बोलेंगे, द लेस वी अंडरस्टैंड। अब देखिए कम्युनिकेट के उल्टा क्या है? सॉरी, यहाँ कम्युनिकेट नहीं, यहाँ लिखा हुआ है द मोर वी कम्युनिकेट, जितना ज्यादा हम बोलेंगे, द लेस वी अंडरस्टैंड, उतना कम समझेंगे। मतलब देखिए मोर हुआ ज्यादा, लेस में हुआ कम, ज्यादा उल्टा कम होता है। देखिए इसका ये अपोजिट है, ये तो हो गया, और यह दोनों अलग अलग है तो ऑक्सीमोरन नहीं हुआ। दूसरी बात क्या कि देखिए हम अगर ज्यादा बोल रहे हैं तो उसको समझ में भी आना चाहिए, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ था? द मोर वी कम्युनिकेट। अब जितना ज्यादा हम बोलेंगे उतना कम समझेंगे, तो थोड़ा सा एब्सर्ड मैनर हुआ। और दूसरी बात क्या? सच्चाई भी है कि थोड़ा सा सच्चाई इसमें यह है कि हम बोलने के अलावा थोड़ा सा सुनना भी पसंद करेंगे, तो क्या होगा? थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा। लेकिन ये थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रह गया होगा, जब ये इसको पढ़ाएंगे तो पूरी तरह से आप देखिए क्रिस्टल क्लियर होगा तीनों चीजें, क्योंकि तीनों में सब सिमिलरिटीज है क्या कि तीनों में कॉन्ट्रडिक्शन ही है। देखिए जैसे हुआ एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या है कि कंट्रास्टिंग टू अपोजिट आइडियाज इन अ सेंटेंस और फ्रेज इन अ सेंसिबल और लॉजिकल मैनर। मतलब इसमें भी कंट्रास्टिंग होगा, दो अपोजिट आइडिया। कंट्रास्टिंग मतलब जानते हैं विरोधाभास होता है इन अ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस में या फिर फ्रेज में, इन अ सेंसिबल या लॉजिकल मैनर। यहाँ लॉजिकल मैनर होगा, सेंसिबल मैनर होगा। देखिए कैसे, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। अब देखिए सबसे पहले स्पीच का उल्टा साइलेंस होता है, और इसमें सेंसिबल और लॉजिकल मैनर क्या है? तो इसका उल्टा तो ये है, कहता है कि स्पीच जो है ना सिल्वर होता है, लेकिन साइलेंस गोल्डन होता है। मतलब अगर बोलिएगा तो वो तो सिल्वर की तरह है, लेकिन सिल्वर से भी ज्यादा कीमती क्या है? साइलेंस, मतलब ये सोना, जानते हैं ना, गोल्ड। और इसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि ये
बोलने से ज्यादा अच्छा है सुनना। तो बात तो सही है, आप पहले सुनिएगा कोई भी बात को, आप फिर बोलिएगा, है ना, तो आपको बहुत ज्यादा आपका वैल्यू भी बढ़ेगा, है ना कहीं आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी बातों को सुना जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है स्पीच इज सिल्वर और साइलेंस इज गोल्डन। स्पीच सिल्वर है लेकिन साइलेंस क्या है, गोल्डन है। बोलना बात ठीक है, लेकिन अगर चुप रह कर सुनिएगा ये और बढ़िया बात है ना। तो बात तो ये सेंसिबल है, लॉजिकल है, ये सब बात जानते हैं हम लोग। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। अब तो ये रेन मतलब हुआ शासन करना और सर्व मतलब हुआ क्या, सेवा करना। तो ये इसके अपोजिट है। लेकिन दूसरा बात क्या है, दूसरा बात इसमें लॉजिकल बात ये है, जिसे हम बोलते हैं ना, देखो नौकरी करना मतलब नौकर होना, बात सही है ना। लेकिन अपना खुद का अगर बिजनेस कीजिएगा, खुद का व्यवसाय कीजिएगा, तो आप अपने अंदर काम करवाइएगा, अपना राज कीजिएगा, है ना, आप मालिक बनिएगा, है ना। आप यदि कोई भी बिजनेस स्टार्ट किए हैं, चाहे कोई भी कितना भी छोटा बिजनेस हो, लेकिन आप उसमें क्या होइएगा, मालिक होइएगा और आपके अंदर लोग काम करेगा। लेकिन नौकरी कितना भी अच्छा करिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन देखिएगा वह किसी ना किसी के अंदर होता है। तो यह देखिए, ये बोली तो ये लॉजिकल है, सेंसिबल है। तो यही बोला है क्या, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। मतलब ये स्वर्ग में सर्व यानी सेवा करने से बढ़िया बेहतर है कि नरक में राज करें, है ना, मतलब राज करना इसको है। फिर लिखा हुआ दूसरा, टू अर्र इज ह्यूमन। गलती करना क्या है, मानव का एक वो आदत है। लेकिन ये क्षमा करना किनका काम है, भगवान का, डिवाइन मतलब होता है दैवीय। तो टू अर्र, देखिए फिर टू फॉरगिव, गलती करना, क्षमा करना, तो ये उल्टा हुआ, है ना। लेकिन देखिए बात तो ये सही है, लॉजिकल है कि गलती ये इंसान से, हर एक इंसान होता है, लेकिन क्षमा कौन करते हैं, भगवान क्षमा करते हैं। तो यहां समझ में आया होगा। फिर लिखा हुआ है, आस्क नोट व्हाट योर कंट्री कैन डू। यह मत पूछो कि तुम्हारा कंट्री तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। लिखा हुआ ना, आस्क नोट, यह मत बोलो, व्हाट योर, या मत बोलो यार, मत पूछो, व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, कि तुम्हारा कंट्री तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। आस्क, यह कहो, यह पूछो, यह जानो कि व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। बात एकदम 100% सच है ना, कि आप अपने के लिए मत पूछे कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर रहा है, नहीं, आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, यह जानना जरूरी है, यह पूछना जरूरी है, यह समझना जरूरी है। तो बताइए, सबसे पहले यहाँ उल्टा भी बात है ना, आस्क नोट, और फिर बोला यहाँ आस्क, तो अपोजिट वर्ड है। लेकिन दूसरा चीज देखिएगा, यहाँ लॉजिकल है, सेंसिबल है। तो जब लॉजिकल बात होगा तब देखिए उल्टा होगा। अगर दो एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड एक साथ आए तब उसको बोलेंगे ऑक्सीमोरन। जब दो अपोजिट वर्ड अलग अलग आए तब वहां एंटीथेसिस भी हो सकता है और पैराडॉक्स भी हो सकता है। तो समझेंगे किसे, तो याद रखिएगा, अगर एंटीथेसिस आएगा तो उसमें लॉजिकल मैनर रहेगा। क्या रहेगा, लॉजिकल मैनर या फिर सेंसिबल मैनर। लेकिन यही पैराडॉक्स आएगा तो उसमें क्या रहेगा, उसमें अब्सर्ड मैनर रहेगा, मतलब बेतुका, लॉजिकल रहेगा नहीं, मतलब इलॉजिकल मैनर रहेगा। बात समझ में आया ना, यही समझ में आना चाहिए। अब इसी प्रकार से ये है, ये बता ही दिए, समझाई दिए, तो आई होप ये पूरी तरह से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब चलेंगे हम 10 नंबर पर, है ना, जिसका ना ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमेटोपिया। अब ये क्या है, ये बड़ा आसान है। ओनोमेटोपिया तो बहुत आसान है। ये आसान इसलिए है क्योंकि अच्छा इसमें अगर एग्जांपल दीजिए, जैसे पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स के और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखते हैं हिंदी में बोलते हैं, है ना, कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कभी ना एहसान करना। देखिए, मुझ पर एक एहसान करना, तो मुझ पर एक एहसान करना ये बोल दिए, लेकिन उल्टा क्या फिर बोला कि मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कभी ना एहसान करना। तो देखिए उल्टा भी वर्ड है और साथ साथ लॉजिकल भी नहीं है, तो ये पैराडॉक्स में भी हुआ सकता है, ठीक है ना, वो भी पैराडॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं आप। अब ओनोमेटोपिया बता रहे थे, इसमें जानिएगा कि नेचुरल वर्ड, ये जितना भी नेचुरल साउंड है ना, जानवर का है, पक्षी का है, जो भी हो, तो नेचुरल साउंड जहां भी आएगा ना तो समझ जाइए क्या है, ओनोमेटोपिया। जैसे हुआ बज देखते हैं ना, बज कौन साउंड, ये क्या बोलते हैं, सॉरी माफी चाहेंगे, बज जो है ना, वह बज कौन करता है ना, किसका साउंड है, तो यह कौन साउंड करता है, तो यह करता है बी। कौन करता है, बी। द साउंड अ बी मेक्स, यानी जो बी जो साउंड करता है, बी जो करता है साउंड, उसको क्या बोलते हैं, बज। इसी प्रकार म्याऊ ये भी जानते होंगे, कैट का होता है, कू पिजन का होता है,
स्प्लाश, हिस, बूम, ये सब जितना भी साउंड है इसका मतलब ओनोमेटोपिया होगा। क्या होगा? ओनोमेटोपिया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ओनोमेटोपिया अगर कोई पूछेगा तो जो साउंड, नेचुरल साउंड जितना भी होगा सभी ओनोमेटोपिया कहलाएगा। आगे देखिए, उसके बाद है हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है? इसको हाइपरबोले भी बोलते हैं, कोई बहुत बोलता है, लेकिन हाइपरबली होता है अ स्पीच दैट कंटेन्स एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। ऐसा है स्पीच जिसमें एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट रहेगा, मतलब डिंग मारना मत मान लीजिए, है ना। कहेंगे अरे हम जब छोटे थे तो लगभग, अरे जब जिस समय हम 10 पढ़ते थे उस समय, अरे मत पूछो, 22 घंटा पढ़ते थे, कम बात थोड़े है। 22 घंटा पढ़ते थे, 23 घंटा पढ़ लेते थे। अब बताइए, ये आप समझ रहे होंगे कि सर फेंक रहे हैं। 23 घंटा कोई पढ़ सकता है क्या? 22 घंटा कोई पढ़ सकता है क्या? है ना। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एग्जैजरेटेड। जितना एग्जैजरेट कर दिए कि जो कि सह सकने वाला बात न है, इसलिए उसको बोलते हैं हाइपरबली। क्या बोलते हैं? हाइपरबली। तो इसलिए लिखा हुआ, जैसे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, रौनक रन्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब रौनक जो है ना, लाइट का जो स्पीड है उससे भी ज्यादा फास्ट दौड़ता है। अब सोचिए, ये संभव है क्या? तो बताइए, यह गलत बात है ना। यह कहीं ना कहीं एक तरह से फेंकना नहीं, उड़ाना वाला बात हो गया। एग्जैजरेट कर दिया जा रहा है ना। जितना एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए था, यानी झूठ भी होता है ना एक सीमा, ये सीमा से भी बाहर है। तो वही बोल रहा है, रौनक रन्स, रौनक दौड़ता है फास्टर, किससे तेज? फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के स्पीड से भी तेज दौड़ता है। तो ये बात एकदम, है ना, झूठा है। She has been waiting for you for ages। कह रहा है कि she has been waiting you for ages, मतलब वह जो है ना तुम्हारा कई अरसों से तुम्हारा वेट कर रही है। बताइए, ये संभव है क्या? कई अरसों से वेट कर रही है। हाँ, लगता है 2-4-10 अर्स वेट कर रही है। तो यह क्या हुआ? यह एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट हुआ, गलत नहीं है। इसको बोलेंगे, यहाँ कहीं अगर कोई पूछेगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया, क्या होगा? हाइपरबली। क्या बोलोगे? हाइपरबली। उसके बाद देखिए लिखा हुआ आई हैव अ मिलियंस कार। मेरे पास आई हैव अ मिलियन कार, मेरे पास मिलियनों कार है। बताइए, 10 लाख कार है। सब क्या है? सब एकदम झूठ बात है, यानी सब एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है। आई हैव लाफ्ड सो हार्ड आई थॉट माय स्टोमक वुड बस्ट। मतलब कहता है कि मैं इतना जोर से हंस चुका है, इतना जोर से हंसा कि मुझे लगा कि मेरा जो पेट है ना बस्ट कर जाएगा, यानी फट जाएगा। बताइए, हंसने पर पेट फट जाएगा, ऐसा संभव है क्या? है ना। असंभव है तो लाफिंग गैस इसके बगल में आ गया होगा, फिर भी नहीं फटेगा। She has called you 1,000 times। कहता है क्या? जो तुम लोग को ना वह हजारों बार बुलाई। अब बताइए, हम नहीं बोलते, क्लासरूम पढ़ते रहते होंगे, क्लासरूम टीचर बोलते होंगे, अरे ये तो लगभग हजारों बार बोले हैं कॉन्सेप्ट, तभी तुमको याद रहता। बताइए, 1000 बार बोल दिए हैं। ये सब क्या हुआ? ये हुआ एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, फेंकने वाला स्टेटमेंट, ये कह सकते हैं। याद रखने के लिए याद रखिएगा। हम एक शायरी बोलते हैं, उसमें बताइए कौन सा स्पीच का यूज किया गया है। हम बोलेंगे, चांद निहारता होगा तुमको, चांद निहारता होगा तुमको, चांदनी पुकारती होगी। चांद निहारता होगा तुमको, चांदनी पुकारती होगी, परियां पास बैठकर जिसका रूप निखारती होगी। मैं सोचता हूं कितना खुशनसीब होगा वो आईना, जिसमें देखकर तुम खुद को संवारते होगे, जिसमें तुम देखकर खुद को संवारते होगे। बताइए, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है? तो चलिए, अब हम यहां तक पढ़ लिए, इसमें आप बताइएगा कमेंट में। चलिए, अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को समझते हैं, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है पन। पन में क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है एन अम्यूजिंग वर्ड विद मल्टीपल मीनिंग्स। मतलब ऐसा मनोरंजक वर्ड, अम्यूजिंग होता है मनोरंजक, तो ऐसा मनोरंजक वर्ड जिसका मल्टीपल मीनिंग्स होता है, मतलब अलग अलग अर्थ होता है, कई मीनिंग होता है। सॉर्ट ऑफ जोक्स, मतलब जोक्स की तरह होगा यहाँ। जैसे देखिए, ही वॉज राइट सो आई लेफ्ट। अच्छा बताइए, राइट मतलब सही भी होता है और लेफ्ट मतलब चला जाना भी होता है। तो अगर ये मीनिंग दीजिएगा कि ही वॉज राइट, यदि चूंकि वह सही था, सो आई लेफ्ट, इसलिए मैं चला गया, एक मीनिंग ये होगा। अच्छा, क्या सिर्फ यही मीनिंग होगा क्या? इसके अलावा दूसरा भी मीनिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिएगा इसे, जैसे लिखेंगे, बोल रहे हैं ही वॉज राइट, राइट मतलब दायां भी होता है। हम कहेंगे वह दायां था, सो आई लेफ्ट, इसलिए मैं बायां था। देखिए, दो मीनिंग आ गया, तो एक तरह से जोक हो गया, है ना, अलग अलग मीनिंग हो गया। तो अगर इस प्रकार का मीनिंग जब कन्वे करेगा उसको बोलेंगे पन। क्या बोलेंगे? पन। अच्छा, उसके बाद है आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट किया। अच्छा बताइए, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट किया। होमवर्क मतलब ये भी होता है ना कि घर का, होम मतलब घर, वर्क मतलब काम, यानी घर का काम
यानी मैं अपना घर का काम कंप्लीट किया। अच्छा बताइए, एक स्कूल में भी होमवर्क मिलता है ना, कि घर में होम ये है होमवर्क है, इसको घर में बना खाओगे स्कूल कोचिंग में, तो वो भी होमवर्क हुआ। आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि स्कूल वाला होमवर्क है या फिर घर का कुछ काम है, बर्तन बासन है, उस काम किया है ना, खाना बनाने वाला काम किया। मतलब यहाँ कंफ्यूजिंग वर्ड है ना, यानी अम्यूजिंग वर्ड यही हुआ। उसके बाद देखिए लिखा हुआ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। मतलब लेपर्ड जाते ना, जिसे बोलते हैं ना कि कुत्ता अगर कहेगा कि हम काशी चल गए तो मानेंगे नहीं, क्या कि उसको जब मिलेगा है ना, अथी क्या बोलते हैं जानते हैं आप, जहां मिलेगा उसको नॉन वेज पकड़ के खींच देगा। तो कुत्ता अगर बोल देगा कि काशी चल गए उसका बात मानेगा नहीं। तो वही बात है, यहाँ स्पॉट का मतलब एक जगह भी होता है, एक स्पॉट का मतलब नेचर भी हुआ है ना। बोलते हैं ना कि नेचर एंड सिग्नेचर कैन बी नॉट चेंज। इसका मतलब ही होता है कि नो वन कैन, इट इज इम्पॉसिबल टू एनीवन टू चेंज वंस कैरेक्टर। मतलब किसी के लिए भी यह बात इम्पॉसिबल है कि किसी कैरेक्टर को चेंज कर दे, बदल दे। तो इसका मतलब यही हुआ। फिर समझाते हैं, ए लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। इसका मतलब ही होता है इट इज इम्पॉसिबल टू एनीवन टू चेंज वंस कैरेक्टर। मतलब किसी के लिए भी यह बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल होता है कि किसी भी आदमी के कैरेक्टर को ही चेंज कर दे। बिकॉज सिंस वी नो दैट नेचर एंड सिग्नेचर कैन बी नो चेंज। स्वभाव और हस्ताक्षर में कभी भी बदलाव नहीं होता है। तो दोनों मीनिंग आ सकता है इसमें। स्पॉट मतलब जगह भी है, स्पॉट मतलब नेचर भी। फिश आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन अ स्कूल। कहता है फिश स्मार्ट होता है क्योंकि वह स्कूल। अब देखिए ये स्कूल मतलब एक होता है पढ़ाई वाला स्कूल, और एक होता है ग्रुप, जहां फिश का ग्रुप रहता है उसको भी स्कूल बोलते हैं। तो आप बताइए कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए कि कहेंगे फिश आर स्मार्ट, फिश तेज होता है क्योंकि वह स्कूल में रहता है। आप बताइए वो स्कूल में पढ़ने वाला स्कूल में रहता है, ये भी कंफ्यूज वाला बात है। या फिर वह ग्रुप में रहता है, ये बात, यानी दोनों मीनिंग आ रहा है। तो इसको बोलेंगे पन। क्या बोलेंगे? पन, यानी सॉर्ट ऑफ जोक्स, यानी मजाक वाला बात, मजाकिया अंदाज है ना। जैसे बोलते हैं ना कि आ बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड सिंस इट इज टू टायर्ड, क्योंकि उसके पास दो टायर्ड होता है। देखिए टू मतलब होता है ज्यादा, टायर्ड मतलब है ये थका हुआ हो ना भी, और टू मतलब दो, टायर मतलब होता है पहिया। अब देखिए क्या मीनिंग दीजिएगा, टायर मतलब पहिया दीजिएगा या फिर टायर मतलब थका हुआ दीजिएगा, दोनों मीनिंग आ सकता है। वो है। अब चलेंगे एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? कह रहा है इट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और इवेंट इनडायरेक्टली। मतलब यह किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस या फिर किसी भी इवेंट को इनडायरेक्टली रेफर करता है ना। जैसे एग्जांपल है ही इज आराम ऑफ मॉडर्न टाइम्स। और देखिएगा इसमें आर्टिकल भी यूज इसलिए किया जाता है, लिखा हुआ ही इज आराम। अब बताइए कोई भी आदमी राम हो सकता है क्या? राम जी तो चले गए, मतलब यह संभव नहीं है कि कोई आदमी राम हो जाए। लेकिन यहां अगर अभी देखते हैं, कहते हैं ना कि ये आधुनिक समय के लिए रामे है, मतलब राम जी के पास जो क्वालिटी था वही क्वालिटी अगर इसके पास रहेगा तो बोलते हैं कि यह राम है। राम मतलब कहने का मतलब क्या है कि राम जी का क्वालिटी कुछ जिस प्रकार से उनका क्वालिटी था, उनका क्वालिटी इसका भी मिलता है, इसलिए बोलते हैं राम। तो यही है, ही इज अ राम ऑफ मॉडर्न टाइम्स, इस आधुनिक समय के लिए यह राम है। तो बताइए यह इनडायरेक्टली, ये जो लड़का है, मान लीजिए हम कहेंगे ये ऋतु इज अ राम, तो बताइए ऋतु या फिर ही जो लिखे हैं इसको इनडायरेक्टली रेफर किया गया किससे? राम जी से। किससे रेफर किया गया है? राम जी से रेफर किया गया है, राम से। फिर आगे लिखे हुए हैं ही इज द न्यूटन ऑफ आवर जनरेशन। मतलब वह जो है ना, हम जैसे ही की जगह चेंज करते हैं है ना, लिखेंगे अंकित इज द न्यूटन ऑफ आवर जनरेशन। मतलब अंकित जो है ना हमारे जनरेशन का एक न्यूटन है। अब बताइए न्यूटन साहब चले गए, लेकिन न्यूटन से कंपेयर किया जा रहा है, यानी न्यूटन को रेफर किया जा रहा है, अंकित को रेफर किया जा रहा है किससे? न्यूटन से, है ना। तो आप इस प्रकार का जब रेफर किया जाएगा, इसमें देखिएगा आर्टिकल लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा एल्यूजन है ना। चाहे कोई पर्सन से रेफर किया जाएगा, प्लेस से या फिर इवेंट से। बात समझ में आया ना। लिखे सी इज द मदर टेरेसा ऑफ आवर कम्युनिटी। यह हमारी कम्युनिटी की मदर टेरेसा है, यानी मदर टेरेसा वाला गुण है, लक्षण है इनके पास, तो वो हो गया। दिस इज आ रोमियो एंड जूलियट सिचुएशन। मतलब रोमियो और जूलियट का जो सिचुएशन हुआ, जिस प्रकार का था परिस्थिति, इसी प्रकार का परिस्थिति यहाँ भी दिखने को मिल रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि यह लगता है वही परिस्थिति है। मान लीजिए वर्ल्ड वार टू हुआ, वर्ल्ड वार टू हुआ, वर्ल्ड वार वन हुआ, फर्स्ट हुआ। तो ये जो वर्ल्ड वार हुआ, मान लीजिए अभी अगर उस बहुत ज्यादा झगड़ा देख देते, कहते कि लगता है वर्ल्ड वार चल रहा है। मतलब क्या हुआ कि अब बताइए वो वर्ल्ड वार थोड़ी चलेगा, लेकिन लगता है वर्ल्ड वार चल रहा है। इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं उससे रेफर कर रहे हैं, वर्ल्ड वार से रेफर कर रहे हैं, जिस प्रकार से वहां बहुत ज्यादा दंगा फसाद जो भी हुआ है ना, हत्या जो भी हुआ, उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसको रेफर कर रहे हैं कि इसमें भी बहुत ज्यादा उसी प्रकार का सिचुएशन रहा होगा। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अब हम चलेंगे एजोनेंस। हम याद कीजिए कि एलिट्रेशन बताए हैं और एजोनेंस कंसोनेंस को बता के तीनों को हम एक साथ बताएंगे। एजोनेंस क्या है? कह रहा इट इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। मतलब एजोनेंस में ना वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है विद नियर बाय वर्ड्स। नियर बाय वर्ड में इन आ फ्रेज और सेंटेंस, कोई फ्रेज या कोई भी सेंटेंस में। मतलब याद रखिएगा, जब वॉवेल साउंड, वॉवेल लेटर का जब रिपीटेशन होगा तब उसको बोलेंगे एजोनेंस। क्या बोलेंगे? एजोनेंस। देखते हैं, लिखा हुआ द कैट ऑन द टेबल ऑन द मैट, द कैट ऑन द मैट, द कैट ऑन द मैट। अब देखिए यहाँ कैट ए है, अब फिर देखिए यहाँ मैट ए है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। वॉवेल साउंड का क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसको बोलेंगे एजोनेंस। क्या बोलेंगे? एजोनेंस। इसी प्रकार देखिए ही स्लीप्स स्वीटली इन द ट्री। देखिए ई, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी देखिए ई आ रहा है यहाँ। मतलब वॉवेल साउंड का बार बार रिपीट हो रहा है वॉवेल लेटर, तो इसको बोलेंगे एजोनेंस। क्या बोलेंगे? एजोनेंस। इसी प्रकार गो स्लो ऑन द रोड। तो बताइए, गो ओ आया, फिर ओ आया, फिर ओ आया, फिर ओ आया। मतलब समझ में आ गया होगा कि एजोनेंस किसको बोलते हैं? जब वॉवेल साउंड बार बार रिपीट होगा तो उसको बोलेंगे एजोनेंस। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में लिखे हैं इट इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब कॉन्सोनेंट साउंड का जब रिपीटेशन होगा ना तो उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंस। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंस। और यहां लिखे हैं नोट में इट कैन ऑकर एट द बिगिनिंग, मिडिल एंड और एंड ऑफ वर्ड्स। मतलब यह शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। लेकिन याद कीजिए एलिट्रेशन को, उसमें बताए थे कि उसमें भी क्या होगा? उसमें भी अगर कोई भी अगर साउंड रिपीट हो रहा है लेकिन वह बिगिनिंग में रिपीट होगा। क्या होगा? बिगिनिंग में। लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ रिपीट हो रहा है? यहाँ शुरू में, बीच में या कहीं भी रिपीट हो रहा है, लेकिन वहां क्या होगा? बिगिनिंग में। यानी शुरू में हर एक वर्ड के अगर मान लीजिए कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है लेकिन बिगिनिंग में, सभी वर्ड के बिगिनिंग में, तो समझ आइए वहां हुआ एलिट्रेशन। अदरवाइज कॉन्सोनेंस में क्या होगा कि वहां स्टार्टिंग में भी, मिडिल में भी और क्या बोल सकते हैं एंड में भी अगर वर्ड के वॉवेल्स ये कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंस। जैसे देखिए द कोल्ड क्रूएल विंड ब्ल्यू थ्रू द नाइट, ये नहीं होगा, ब्ल्यू थ्रू द नाइट। तो देखिए इसमें सी दो बार रिपीट हुआ है, फिर डब्ल्यू दो बार रिपीट हुआ। देखिए यहाँ सी तो दो बार स्टार्टिंग में आया, लेकिन डब्ल्यू एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, तो फिर भी इसको बोलेंगे कॉन्सोनेंस। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंस। क्योंकि जानते हैं कि कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, लेकिन यह कॉन्सोनेंट साउंड बीच में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है और लास्ट में भी, वर्ड के एंड में भी आ सकता है। ये समझ में रखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। फिर लिखे हुए ही डांस इन द मूनलाइट। अब देखिए डांस इन द मूनलाइट, तो यहां देखिए क्या है? एन, देखिए एन यहां भी आया है, एन यहां भी आया है। अब ऐसा कोई जरूरी है कि स्टार्टिंग में आया है? ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि एंड में आया है। मतलब ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो रहा होगा कि एजोनेंस किसको बोलते हैं, कॉन्सोनेंस किसको बोलते हैं, एलिट्रेशन किसको बोलते हैं। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कंफ्यूज हो तो आप जरूर पूछिएगा। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्री। अब देखिए विंड विस्पर्ड, देखिए डब्ल्यू यहाँ रिपीट हो रहा है ना, अब यहाँ डब्ल्यू स्टार्टिंग में ही आया है, तो इसको एलिट्रेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंस बोल सकते हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है और सेंटेंस ये वर्ड के लास्ट में भी आ सकता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए लिटोटोस। अब ये क्या होता है? कह रहा है a literary device that uses negatives to express a positive idea। मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा कौन? लिटोटोस। अब लिटोटोस जो है ये कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा? ये देखिए, ये बहुत आसान है, ये तुरंत समझ में आ जाएगा। लिखे हुए सी इज नॉट डिसऑनेस्ट पर्सन। वह डिसऑनेस्ट पर्सन नहीं है। मतलब क्या? देखिए ऑनेस्ट मतलब हुआ ईमानदार और डिसऑनेस्ट मतलब हुआ बेईमान, मतलब ईमानदार का नहीं होना। देखिए यहाँ डिस लग गया है यानी ये नेगेटिव है, और फिर यहाँ लग गया है नोट, तो नेगेटिव मिलकर क्या बना दिया? पॉजिटिव। यानी अगर देखिए इसका मीनिंग क्या बोलिएगा आप? इसका मीनिंग यही बोलिएगा कि वह ईमानदार, वह ये बेईमान आदमी नहीं है, यानी वह कैसा आदमी है? ईमानदार है। तो देखिए यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्ड है ना बेईमान, अब फिर नोट लगा दिया ना, तो फिर क्या बना दिया? पॉजिटिव बना दिया, यानी क्या हो गया? ऑनेस्ट बना दिया। क्या बन गया? ऑनेस्ट। अगर ये नोट और डिस को हटा देते क्या बन जाएगा? दोनों को हटा देते डायरेक्ट ऑनेस्ट लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए द वेदर इज नॉट वेरी प्लीजेंट। द वेदर इज नॉट वेरी प्लीजेंट। अब बताइए नॉट वेरी प्लीजेंट मतलब क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट अनप्लीजेंट कह सकते हैं।
फिर देखिए दैट वाज नॉट रॉकेट साइंस, नॉट रॉकेट साइंस। अब देखिए रॉकेट साइंस क्या हुआ, जैसे बोलेंगे अरे यह आसान है, इसी को क्या बोल सकते हैं कि यह रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस हार्ड मतलब को हार्ड सिंबलाइज किया जाता है, और यहाँ नोट लग गया तो फिर से क्या हो गया, नोट रॉकेट साइंस मतलब क्या हुआ, दैट वाज वेरी इजी, दैट वाज वेरी इजी। तो ये समझ में आ गया होगा। सी इज नोट अनकाइंड, अनकाइंड अन मतलब नहीं हुआ और फिर लग गया नोट, यानी सी इज काइंड। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। तो हम लोग फिगर ऑफ स्पीच 16 कवर कर लिए हैं। इसमें जो भी डाउट होगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, पूछिए। हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को समझते हैं, जिसका जो 17वां है, जिसका जो है इंजाममेंट। अब इंजाममेंट क्या होता है वो समझते हैं। लिखा हुआ है व्हेन ए सेंटेंस फ्लोज इनटू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंक्चुएशन। जब कोई भी सेंटेंस है ना, जब देखते हैं कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, जब एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो आप जानते हैं कि हम पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप जनरली इसको पोम में देखिएगा कि एक सेंटेंस दिया रहता है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस जब लिखा जाता है तो पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया होता है। तो क्या करेंगे, तो याद रखिएगा, जब एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस को छोड़कर दूसरा सेंटेंस में जैसे आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, अगर उसमें बिना पंक्चुएशन मार्क का लिख रहे हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, इंजाममेंट। यानी कोई ऐसा पोएम रहेगा जिसमें 2-3 सेंटेंस लिखा गया है, 4 सेंटेंस लिखा गया है, 5 सेंटेंस, 8 सेंटेंस लिखा गया है, तो उसमें देखना है कि क्या एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस जब चेंज किए, दूसरा सेंटेंस जब लिखे, तो क्या यहाँ पंक्चुएशन मार्क का यूज किए, नहीं किए ना। अगर पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंजाममेंट। देखिए ना यहाँ पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया है, ना यहाँ क्या गया है, डायरेक्ट यहाँ क्या गया, इसको मतलब इसका मतलब क्या कहेंगे, यहाँ इंजाममेंट का यूज किया गया है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे 18th नंबर में। लिखा हुआ है राइम स्कीम। राइमिंग स्कीम आपको पहचानना आना चाहिए, है ना। यह पूछता है, इट इज द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ पोएम। मतलब जो ये जो पोएम होता है यानी पोएम होता है, उसका राइम देखना होता है, राइम का पैटर्न देखना होता है। वह कहां से देखिएगा, तो वह सेंटेंस के लास्ट वाला वर्ड देखिएगा। क्या देखिएगा, सेंटेंस के लास्ट वाला वर्ड। तो यहाँ देखिए जैसे ब्राइट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ब्राइट। अब फिर यहाँ लिखा हुआ है स्काई, ब्राइट को मान लीजिए ए, है ना, ब्राइट को क्या मान लिए, ए। अब फिर स्काई, स्काई दूसरा चीज हुआ बी ले लिए। फिर ब्राइट, देखिए ब्राइट और फ्लाइट दोनों लगता है सेम सेम जैसा, राइमिंग जैसा। तो ब्राइट फ्लाइट, तो इसको भी फिर ए हो गया। और देखिए स्काई और यहाँ फिर बाय है, क्या है, बाय। तो ये देखिए स्काई और बाय दोनों सेम लग रहा है, यानी ए बी। तो ये क्या हो गया इसका राइम स्कीम। यहाँ का यह राइम स्कीम क्या हो गया, राइम स्कीम इसका हो गया ए बी। ये याद रखना है आपको। उसके बाद है यहाँ आयरनी। आयरनी क्या होता है, कह रहा है आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द इंटेंडेड मीनिंग इज अपोजिट टू द लिटरल मीनिंग। मतलब आयरनी मतलब ही जानते हैं कि रिडिकुलस होता है, रिडिक्यूल होता है, यानी उपहास होता है, मजाक उड़ाने वाला बात होता है। तो वही बोल रहा है आयरनी जो है ना एक फिगर ऑफ स्पीच है जहां ये जो इंटेंडेड मीनिंग होता है यह क्या होता है, ये इज अपोजिट होता है टू द लिटरल मीनिंग, है ना, लिटरल मीनिंग से अपोजिट होता है। अब सो कैसे, जैसे देखिए लिखा हुआ है अ पायलट इज अफ्रेड ऑफ हाइट। आप जान रहे हैं आप कि पायलट का काम ही है हाइट पर उड़ना, है ना, मतलब एयरप्लेन को ऊपर उड़ाता है, पायलट ही उड़ाता है। और अगर पायलट ही हाइट से डरेगा इसका लोग कहीं ना कहीं क्या है, बहुत गड़बड़ी है। यानी देखिए पायलट मतलब हाइट की बातें होता है, यानी अगर पायलट है तो वह हाइट में ही रहेगा, कहीं ना कहीं वह प्लेन को उड़ाएगा तो हाइट में उड़ाएगा। लेकिन अगर उसको हाइट से डर लगेगा, बताइए प्लेन उड़ा पाएगा क्या, नहीं उड़ा पाएगा, नहीं उड़ा पाएगा ना। यहाँ क्या है, आयरनी है, क्या है, आयरनी। इसी प्रकार से ए मैरिज काउंसलर गेट्स डाइवोर्स। अब बताइए मैरिज काउंसलर क्या होता है देखते होंगे जो मैरिज काउंसलर होता है ना वह सेटलमेंट कराने का काम करता है। सेटलमेंट मतलब क्या हुआ कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच कोई प्रकार का परेशानी होता है, वह दोनों अलग होना चाहते हैं तो उसको साथ करने की काम करता है, यानी उसको एक साथ एकजुट लाने का काम करता है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मैरिज काउंसलर, ये जो मैरिज काउंसलर है मैरिज वह क्या होता है, उसी को डाइवर्ट हो जाता है। तो बताइए ये तो उल्टा बात हो गया ना, यहाँ भी क्या है, आयरनी है, क्या है, आयरनी है। फिर लिखा हुआ अ डॉक्टर हु एडवाइसेज हेल्दी ईटिंग इज सीन ईटिंग जंक फूड। पता है एक डॉक्टर जो कि एडवाइस करता है, एडवाइस क्या हुआ, एडवाइस करना, जो एडवाइस करता है हेल्दी ईटिंग। जानते होंगे कि डॉक्टर क्या एडवाइस करता है,
हेल्दी ईटिंग को मतलब डॉक्टर देखिएगा एडवाइस करते रहेगा कि आप मतलब कोई भी फूड खाए तो जंक फूड ना खाएं, हेल्दी खाएं। इज सीन ईटिंग जंक फूड, और वह पकड़ा गया किसमें, जंक फूड खाते हुए। यानी यानी देखिए यहाँ आयरनी है, मतलब डॉक्टर जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो वह आपको एडवाइस करेगा कि आप हेल्दी फूड खाएं, है ना, आप जंक फूड नहीं खाएं। लेकिन अगर डॉक्टर ही अगर जंक फूड खाते हुए देखा जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, आयरनी हुआ, है ना। जो दूसरे को पाठ पढ़ा रहा है वही गलत पाठ पढ़ रहा है, तो समस्या है ना। इसलिए भी क्या हो गया, यहाँ भी आयरनी हो गया। तो मुझे लगता है कि आप आयरनी भी समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट और लास्ट, सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म नाम से ये फिगर ऑफ स्पीच के नाम से पता चल रहा है, सिंबॉलिज्म यानी सिंबलाइज करता है। यह फिगर ऑफ स्पीच क्या करता है, सिंबलाइज करने का काम करता है। कह रहा है सिंबॉलिज्म इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट रिप्रेजेंट्स आ डीपर मीनिंग बियॉन्ड इट लिटरल मीनिंग। मतलब क्या, सिंबॉलिज्म जो है ना एक लिटरेरी डिवाइस है, ये तो जानते ही हैं। जब जब जहां क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट, पर्सन, कोई व्यक्ति को या फिर इवेंट को रिप्रेजेंट करता है एक डीपर मीनिंग से, मतलब सिंबलाइज करता है। घुमा फिरा का आपको याद रखना इतना कि सिंबलाइज करने का काम करता है, मतलब होता है कुछ और है और सिंबलाइज करता है कुछ और को, यानी संकेत के रूप में रहता है। जिससे कैसे समझ रहेंगे, जैसे लाइट रहेगा ना, तो लाइट सिंबल है नॉलेज का। लाइट किसका सिंबल है, नॉलेज का और होप का। जिसे देखते हैं ना आप, रोड है, रोड किसका सिंबलाइज, किसको सिंबलाइज करता है, रोड जर्नी को सिंबलाइज करता है। किसको सिंबलाइज करता है, जर्नी को। इसी प्रकार जिससे ट्री है, ट्री सिंबलाइज करता है कि सिंबल ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ, मतलब लाइफ को कौन सिंबलाइज करता है, ट्री, या फिर ग्रोथ को, है ना। तो ग्रोथ को भी सिंबलाइज करता है ट्री। इसी प्रकार से है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री आपकी बुक में है। हेमलॉक ट्री किसको सिंबलाइज करता है, तो सिंबल ऑफ बैड ओमेन, मतलब अपशगुन। अपशगुन पता नहीं सर, यहाँ हेमलॉक ट्री है सिंबल ऑफ पॉइजन, है ना, सिंबल ऑफ पॉइजन बताए थे कि यह पॉइजन को क्या करता है, सिंबलाइज करता है। इसी प्रकार बताए थे एक और है था, जैसे आपने बताइए ना, क्रॉ। क्रॉ किसको सिंबलाइज करता था, डस्ट ऑफ स्नो में बैड वुमेन को। क्रॉ किसको सिंबलाइज करता है, बैड वुमेन, यानी अपशगुन। क्रॉ कौवा को लोग देख लेते हैं तो अपशगुन मानते हैं, मतलब कौवा जैसे दिखा, मतलब सिंबलाइज करते हैं अपशगुन को, यानी अच्छा कुछ नहीं होगा, ऐसा सिंबलाइज करता है। हेमलॉक ट्री नाम से समझ में आता है कि पॉइजन को सिंबलाइज कर रहा है। तो यह सब सिंबलिज्म हो गया। क्या हो गया, सिंबलिज्म। अगर इस प्रकार से रहेगा तो आपको यह सिंबलिज्म का यूज किया गया। पूछता है आप में, है ना, पोम दिया रहेगा, ये सब लिटरेरी डिवाइस पूछेगा। तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। आपको कहीं से भी पूछेगा, आप जरूर बताइएगा, आप जरूर लिखिएगा, आपका 100% सही होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करें, है ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन जो प्रॉब्लम हो, अगर जो डाउट भी हो, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से पीछे मत रहिएगा, आपका कमेंट देखेंगे, जो प्रॉब्लम हुआ देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू सो मच।